सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है हम लेक्चर नंबर 65 पर आ गए हैं। और आज हम जो है कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कल से ज्योग्राफी की जो है हमारी कल सेकंड क्लास थी और ज्योग्राफी का जो है कल हमने कौन सा टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था, तो नदी टॉपिक जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। ऐसे ही आज जो है हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो भारत की मिट्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, भारत की मिट्टी, ये टॉपिक जो है हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और लगे हाथ थोड़ा सा हम जो है हरियाणा की मिट्टी के बारे में भी बात कर लेंगे। और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे जरूर पूछूंगा हरियाणा की मिट्टी से रिलेटेड। देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है और कितनी आपकी हरियाणा जीके की जो है तैयारी हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वादा करता हूं भारत की मिट्टी और जो है हरियाणा की मिट्टी ऑलमोस्ट इस वीडियो से जो है आपकी कवर हो जाएगी। पहले हम डिटेल से देखेंगे, उसके बाद जो है हम एमसीक्यू देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है ये वीडियो को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका सजेशन हो या फिर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में रहेगी। कहां पर मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नीचे वीडियो के एंड में मेरे भाई। ठीक है, यहां पर मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, एक एक करके मैं समझा देता हूं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। भारत की मिट्टियों को हम जो है यहां से शुरू करेंगे। यकीन मानिएगा यहां से आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं मेरे भाई। और अगर एक बार आपने टॉपिक्स कवर कर लिए ना मेरे भाई, तो एक टॉपिक से आप कितने भी क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो सारा जो डाटा है वो एनसीईआरटी आधारित है, तो कोई भी चीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की मिट्टी के बारे में जो है बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य यहां पर आपको मिलेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण और सामान्य तथ्य की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, वर्गीकरण और निकाय की बात करूं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईकार बोला जाता है। इसने भारत की मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्गों में जो है विभाजित किया है, तो 8 प्रमुख जो है विभागों में इसने वर्गीकृत किया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए आईकार ने जो है भारत की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो आप बताएंगे भाई आईकार ने जो है भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। अब यहां से मैं जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन की बारी हरियाणा की मृदा से है मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा की मृदा को कितनी भागों में बांटा गया ये तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। हरियाणा की मृदा को, ठीक है, चलिए ये बाद में बताऊंगा मैं हरियाणा की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हरियाणा में भूमि सुधार, हरियाणा में भूमि सुधार। वैसे ये क्वेश्चन नीचे लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई। ठीक है, की स्थापना कब हुई मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। एक दे देते हैं 1971 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपको दे देते हैं 1972, ऑप्शन नंबर सी आपको दे देते हैं 1966 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे देते हैं, कौन सा दे देते हैं, 1974 दे देते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको ये क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा हरियाणा जीके की आपकी तैयारी कितनी है मेरे भाई। ठीक है, अगर तैयारी नहीं है तो आपकी जो है सोल्व मैंने कर दी है हरियाणा जीके के, थोड़ा सा बता देता हूं, हरियाणा जीके के 142 शिफ्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई। 142 शिफ्ट का मतलब क्या है, लगभग 5000 क्वेश्चनों की जो है मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। और इसके अंदर हरियाणा जीके के पिछले 5 साल के लास्ट 5 ईयर मेरे भाई। ठीक है, लास्ट 5 ईयर के एचएसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारे इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। हर पोस्ट के एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हो, सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड हो, ग्राम सचिव से रिलेटेड हो, पटवारी से रिलेटेड हो, ग्रुप डी से रिलेटेड हो या फिर क्लर्क से रिलेटेड हो। एवरीथिंग मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है करवा दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो चलिए अब हम जो है
पहले इसकी बात कर लेते हैं। हरियाणा में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है वो नीचे लिखकर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। भारत की मिट्टियों की बात हो रही है ना, तो यहां से देख लेते हैं वर्गीकरण। तो आईकार ने जो है भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख भागों में बांटा है। सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछ लेना तो भाई किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है भारत के अंदर, तो आप बताएंगे भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है और लगभग 40 से 43% जो है भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भाई बताइए क्षेत्रफल का सही क्रम अवरोही क्रम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली पीसीएस के अंदर ये पूछा जाता है, बट आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अवरोही क्रम यानी कि पहले बड़ा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा, फिर उसके बाद और छोटा आएगा और सबसे अंत में जो है सबसे छोटा आएगा। इसको जो है अवरोही क्रम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत के अंदर मेरे भाई। दूसरे नंबर पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। तीसरे नंबर पर काली मृदा पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है, रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। और चौथे नंबर पर लेटराइट मृदा बोला जाता है। ये इनका घटता क्रम है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम एक एक करके जो है इनकी जो है विशेषताएं देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा, क्योंकि ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, तो इसकी जितनी भी विशेषता है वो हम देख लेते हैं। यकीन मानिएगा ये जो 5 पॉइंट लिखे गए हैं ना, यहीं से वनडे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो हिमालय की जो 3 नदियां है ना, कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो हरियाणा माफ कीजिएगा भारत की जो उत्तर की नदियां हैं उनको 3 मुख्य तंत्रों में बांटा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। अब ये जो 3 नदी तंत्र है ना, यही जलोढ़ मृदा को बनाती हैं। कैसे बनाती हैं आइए देखिए। तो इनका निर्माण कैसे होता है जलोढ़ मृदा का, ये देखो हिमालय की 3 नदियां सिंधु हो गई, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र द्वारा लए गए निक्षोपों से, मतलब जब ये नदियां आती हैं ना, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, ये बहुत तेज गति से आती हैं और अपने साथ जो है बहुत सारी मिट्टी बहाकर लेके आती है और इन्हीं को जो है नवीन जलोढ़ मृदा जो है कहा जाता है। नवीन जलोढ़ देखो यहां पे लिखा गया है, इसे खादर कहते हैं भाई, ठीक है। नवीन जलोढ़ आपको मिल जाए या फिर खादर बोलते हैं, ठीक है। मतलब पुरानी लैंग्वेज में इसको खादर बोलते हैं। बांगर किसको बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है, वो भी आपको ये देखो ये लिखा हुआ, पुरानी जलोढ़ किसको बोलते हैं, इसे बांगर कहते हैं। बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित होती है। नदी के पास का उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। यकीन मानिएगा तीन क्वेश्चन बन गए आपसे वनडे एग्जाम्स, एसएससी और सीजीएल के भी मैंने नीचे फैक्चुअल डाटा लिखा गया जहां से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये देखो पहला क्वेश्चन ही बन गया। ये आपसे क्या पूछेगा भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, सिंधु दे देगा, गंगा दे देगा और ब्रह्मपुत्र दे देगा, और चौथे ऑप्शन में क्या दे देगा, सभी दे देगा। तो आपको सभी चुनना पड़ेगा भाई। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है जलोढ़ मृदा यानी कि नवीन जो जलोढ़ बोलते हैं या फिर इसको खादर बोलते हैं, इन मिट्टियों का निर्माण करती है मेरे भाई, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है बांगर कहा जाता है और ये कहां पर है, तो ये बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित होती है मेरे भाई, ठीक है। ऊपर जो वो होती है ना, ऊंची जो मिट्टी जहां पर जमा होती है वहां पर जो है ये बांगर जो है मिट्टी कहलाती है। पुरानी जलोढ़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। बांगर की विशेषता क्या है, इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। उपयुक्त फसलें धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन मेरे भाई, ठीक है। ये इसकी उपयुक्त फसलें है, किसकी है, जलोढ़ मृदा की है मेरे भाई, ठीक है। तो बांगर की विशेषता याद रखना, इसके अंदर कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अच्छा ये दूसरी थी क्या, कोई बात नहीं है, ठीक है। काली मृदा को देख लेते हैं। काली मृदा की क्या विशेषता है, तो उपनाम इसको रेगूर के नाम से या फिर कपास की मिट्टी भी जो है इसको कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया, विशेष गुण। इसका विशेष गुण क्या है, इसमें स्वतः जुताई की क्षमता होती है मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्या है, दूसरी बार जो है जुताई की क्षमता होती है मेरे भाई। निर्माण की बात करूं तो कैसे इसका निर्माण हुआ है, काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने से जो है इसका निर्माण हुआ है। पोषक तत्व की बात करूं तो इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की जो है प्रचुर मात्रा होती है। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताइए, काली मृदा के अंदर जो है किन पोषक तत्वों की जो है प्रचुरता होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा बताइए काली जो मृदा होती है उसके अंदर जो है किन पोषक तत्वों की कमी होती है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है इसके अंदर कमी होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं। विस्तार की बात करूं तो काली मृदा जो है इसका विस्तार कहां पर है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है इसका
जो है विस्तार पाया जाता है काली मिट्टी का। और मुख्य रूप से बात करूं तो महाराष्ट्र में जो है ज्यादा इसका विस्तार है। अब देख लेते हैं लाल और पीली मृदा मेरे भाई, ठीक है। तो लाल और पीली मृदा के बारे में जान लेते हैं। लाल रंग का कारण क्या होता है? ये जो लाल और पीली मृदा रखी गई है ना, तो मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है और पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड या लौह अयस्कों के प्रसार के कारण जो है मिट्टी का जो रंग है वो लाल हो जाता है, ठीक है। पीला रंग किस कारण होता है? जब यह मिट्टी जल योजित होती है, मतलब जो लाल रंग होता है ना मिट्टी का, और जब उसमें पानी मिलता है तो यह पीली दिखाई देने लगती है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए इसको लाल और पीली मृदा जो है बोला जाता है। निर्माण की बात करूं, कम वर्षा वाले क्षेत्र, जहां पर वर्षा कम होती है ना, उन क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों ग्रेनाइट नीस पर जो है इनका निर्माण होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, लेटराइट मृदा की बात कर लेते हैं। तो लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षापन प्रक्रिया के द्वारा जो है लेटराइट मृदा का जो है निर्माण होता है। उपयोग की बात करूं तो उर्वरकों के साथ यह काजू, चाय और कॉफी के लिए बहुत उपयुक्त है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन सी मिट्टी काजू, चाय और कॉफी के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है? तो आप बताएंगे लेटराइट मृदा को जो है काजू, चाय और कॉफी के लिए जो बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस मृदा का जो है निर्माण विस्तारित है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण मिट्टियां देख लेते हैं। ये तो हमने मुख्य देख ली। बाकी लवण मृदा आप सभी जानते हैं, नाम से पता चल रहा है ये राजस्थान में मिलती होगी। इसे स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर या कल्लर कहा जाता है। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है लवण मृदा पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। लवण मृदा को किस नाम से पुकारा जाता है? रेह पुकारा जाता है, ऊसर पुकारा जाता है, या फिर कल्लर के नाम से इसको पुकारा जाता है। पीठमय मृदा की बात करूं तो यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मृत जैविक पदार्थों के जमाव से बनती है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, पीठमय जो मृदा होती है ना, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं ना, नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो जानवर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उन्हीं के जमा होने से जो है पीठमय मृदा का जो है निर्माण होता है। अगली बात करें शुष्क मृदा, तो इसका निर्माण कैसे और क्या होता है इसके अंदर? तो शुष्क मृदा में जो है इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है मेरे भाई, और यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो है मिलती है मेरे भाई, ठीक है। तो शुष्क मृदा जो है नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है और यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। वन मृदा की बात करूं तो यह मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है और ऊंचाई के अनुसार जो है ये बदलती रहती है। तो वन मृदा से जो है पता ही चल रहा है, वन जो है भाई, वन मृदा ये हिमालय के पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है और ऊंचाई के अनुसार जो है ये बदलती रहती है। यहां तक हमने जो है मिट्टियों के रूप देख लिए हैं। अब हम चलते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण को देख लेते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन और संरक्षण का क्या मतलब है भाई? अपरदन यानी कि मिट्टी का जो है नुकसान होना, मिट्टी का जो है कटाव होना। और संरक्षण भाई, कैसे हम मिट्टी के नुकसान को बचा सकते हैं, कैसे हम उनका संरक्षण कर सकते हैं? तो ये दो विधियां यहां पर दी गई है। खड्ड, इसका क्या मतलब है? खड्ड, चंबल नदी घाटी। अब चंबल नदी घाटी आया है तो चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिला है मेरे भाई, ठीक है। इंदौर जिला, वहां पर एक स्थान है महू, ठीक है। महू में जो है जनापाव पहाड़ियां हैं मेरे भाई, ठीक है। जनापाव पहाड़ियां, यहां से जो है चंबल नदी का जो है उद्गम होता है। और ये कहां कहां बहती है भाई? तो ये जो है कहां कहां बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है। तो यहां पर जो है ये बहती है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या बोला गया? मृदा अपरदन और संरक्षण। चंबल नदी घाटी में अवनालिका अपरदन के कारण जो है बनी उत्खात भूमि। अब ये उत्खात भूमि एक शब्द है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। टोपोग्राफी, ये मैंने क्यों लिखा है अभी बताता हूं। टोपोग्राफी इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत बार मैंने देखा है एचएसएससी के अंदर हिंदी में आपको नहीं देगा अवनालिका अपरदन, हिंदी में ही ऐसे लिख देगा बैडलैंड टोपोग्राफी, ऐसे आपको लिख के दे देगा। अब बताओ कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूं हर शब्द का मतलब आपको जानना बेहद जरूरी है मेरे भाई। एग्जामिनर हर चीज से वाकिफ है कि बच्चों को क्या पता है और क्या नहीं पता है मेरे भाई, ठीक है। अवनालिका अपरदन से तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, लेकिन वो क्या देगा? बैडलैंड को हिंदी में लिख के दे देगा, कह देगा अब पहचानो भाई कि भाई चंबल नदी घाटी में जो खड्ड बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? तो बैडलैंड टोपोग्राफी से बनते हैं, यानी कि अवनालिका अपरदन से बनते हैं। अब अवनालिका अपरदन क्या होता है मेरे भाई?
अवनालिका अपर्दन क्या होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप कि भाई बहुत सारी जो वर्षा होती है ना, हैवी जो वर्षा होती है, मतलब जो बहुत भारी वर्षा होती है, वो जो है एकदम से जो है ऐसे नालियां बना देती है, नालियों में पानी जो है बहने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अवनालिका अपर्दन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तेज वर्षा होती है ना, भारी वर्षा होती है, उसमें जो है नालियां सी बन जाती हैं बारिश के पानी की, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन जो है मेरे भाई बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, मृदा संरक्षण की यहां पे बात की गई है। तो ये जो अवनालिका अपर्दन होता है, इसको किस संरक्षण से जो है हम सेव कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, तो इसके लिए संरक्षण अपनाना चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए समुच्च रेखा खेती और पट्टीदार खेती जो है अपनाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें दी गई है, याद रखना, एक तो समुच्चय रेखा खेती दी गई है और दूसरी पट्टीदार खेती दी गई है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। समुच्चय रेखा खेती, ठीक है, समुच्चय रेखा खेती क्या होती है भाई, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, अब आप थोड़ी सी कल्पना करो, जो एक पहाड़ी ढलान है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पहाड़ी ढलान है मेरे भाई, समझ गए मेरी बात। चलिए ये तो खड़ी हो गई है, थोड़ा सा टेढ़ी कर देते हैं इनको। ठीक है, ये क्या है, ये एक पहाड़ी ढलान है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, एक पहाड़ी ढलान है, ऐसे समझ आएगा आपको। ठीक है, ये एक पहाड़ी ढलान है, मतलब आपको एक कल्पना करिए, समझाने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आपको एक कल्पना करनी है, एक पहाड़ी ढलान है, आप ऊपर से नीचे की तरफ जुताई करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे जुताई करेंगे तो सीधा पानी जो है मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। अगर आप जुताई करेंगे तो बारिश का पानी क्या होगा, नालियों की तरह तेजी से उसके साथ बहेगा और मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन आपको क्या काम करना है, इन ढाल के, ये जो ढाल है ना, ये ढाल है, ये ढाल ही है। ठीक है, इसमें कैसे काम करना है, आपको आर पार आड़ी जुताई करनी है, मतलब कि ऐसे कैसे करनी है, आपको ऐसे नहीं करनी, आपको आड़ी जुताई करनी है, मतलब ऐसे जुताई करनी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको ऐसे जुताई करनी है, आड़ी जुताई करनी है, ताकि जो है पानी यहां पे रुके, उसके बाद यहां पे रुके, उसके बाद यहां पे रुके, उसके बाद यहां पे रुके, मतलब धीरे धीरे रुक के पानी चले, समझ रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को समोच्च रेखा जो है कृषि जो है मेरे भाई बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसका फायदा क्या होता है, मतलब इसका जो समोच्च रेखा खेती है, इसका फायदा क्या होता है, इसमें खेत में जो छोटे छोटे मेड़ या बांध जैसे बन जाते हैं, ये क्या बन गए, छोटे छोटे बांध नहीं बन गए, ये देखो बन गए ना छोटे छोटे बांध। अब इनका क्या फायदा होता है, इनका ये फायदा होता है, जब पानी ऊपर से गिरता है ना, तो ये जो है लाइनें ऊपर से रोक लेती हैं। अब पानी यहां आएगा तो एकदम स्पीड से आएगा तो पानी रुक जाएगा, फिर आगे जाएगा तो यहां पे ये लाइन रोक लेगी, तो ऐसे जो है पानी की स्पीड पर जो है ये क्या करता है, ये ब्रेक लगाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे, किस पर चलते हैं भाई पट्टीदार पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, पट्टीदार खेती यहां पे लिखा है ना, कहां गई पट्टीदार खेती, ये रही पट्टीदार खेती। अब पट्टीदार खेती में एक चीज आप सुनो, आपको क्या सुनना है, आपको क्या समझना है। फॉर एग्जांपल आप सड़क पर चलते हो, ठीक है, ये सड़क है, सड़क पर आपने क्या देखे, मोस्टली क्या देखते हो, ब्रेकर देखते हो मेरे भाई, ब्रेकर देखते हो ना। आजकल तो बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, इतने इतने खड़े ब्रेकर लगा देते हैं मेरे भाई। वो खड़े ब्रेकर लगाने का मतलब क्या होता है, गाड़ियों को रोकने नहीं होता, उनका साफ मतलब होता है भाई यहां से ना जाए, ये सिर्फ मेरा रास्ता है। ऐसे आजकल लोगों की इतनी छोटी सोच हो गई है मेरे भाई। मैंने बहुत से आजकल देखा है, काफी सारे जो गलियों के बाहर तक लोग लगाने लगे, मतलब चलो ठीक है, हाईवे पर लगाते हो अच्छी बात है यार, और चलो रोडों पे भी लगा दो यार। लेकिन आजकल मैंने एक चीज देखी, आपने भी नोटिस किया होगा, जो सेक्टर होते हैं ना, हमारे सेक्टर होते हैं, सेक्टर में जो घर बने होते हैं ना, उन घरों के आगे ना एक सेक्टर वालों ने, नगर निगमों ने जो है एक रोड बनाई होती है घूमने फिरने के लिए। अब कुछ लोग यहां से भाई गाड़ी भी ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं तो क्या बात होगी भाई, लेके तो लेके, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्टर के घर के आगे जो लोग रहते हैं ना, उनके आगे क्या करेंगे, इतना लंबा खड़ा ब्रेकर लगा देंगे ताकि गाड़ी सीधी यहाँ पे ठुकेगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे ब्रेकर बनाते हैं। खैर यहाँ पे ब्रेकर मुद्दा नहीं है, हमारी जो है पट्टीदार खेती मुद्दा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए, ऐसे लोगों की सोच होगी आजकल, कितने लोग गिर चुके हैं ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं बनना है मेरे भाई। ठीक है, नौकरी लगे ना लगे, आपको एक बेहतर इंसान बनना है मेरे भाई। आई बात समझ में, बस यही हमें प्रयास करना है। जब आप बेहतर इंसान बन जाओगे ना, तो चीजें और लोग अपने आप आपसे कनेक्ट होने लग जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए पट्टीदार खेती को देख लेते हैं। सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर की तरह इसको समझते हैं मेरे भाई। कैसे काम करता है, पूरे खेत में एक फसल लगाने की बजाय फसलों को पट्टीदार में बांट देते हैं मेरे भाई। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक खेत है मेरे भाई, इसमें पूरी फसल नहीं बोएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पट्टियां बना देंगे। एक पट्टी ये बन जाएगी, एक पट्टी ये बन जाएगी, एक पट्टी ये बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल पहली पट्टी में हमने क्या बो दिया, गेहूं बो दिया,
दूसरी पट्टी में हमने क्या बो दिया, घास बो दिया या फिर क्या बोल दिया, दाल बो दिया। ऐसे ही तीसरी पट्टी में हमने अलग चीज बो दी। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा मेरे भाई, घास वाली जो पट्टी होगी ना वो हवा और पानी के बहाव को सोख लेती है। ये घास की जो पट्टी है ना ये क्या करेगी, ये हवा और पानी को सोख लेगी, अपने अंदर सोख लेगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, तो सोख लेगी, तो अगर पानी या हवा मिट्टी को उड़ाकर ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये जो घनी पट्टियां होती है ना बीच में ही उसको रोक लेती है मेरे भाई। ये फायदा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसे पट्टीदार खेती बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। जितना मैं समझ पाया या जितना इजी मेरे को लगा उतना मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक आप ये चीजें इजीली समझोगे नहीं ना, क्वेश्चन यही पूछते हैं, यकीन मानिएगा। जो एग्जामिनर चाहे एचएसएससी ले लो, इवन कोई सा भी एग्जाम ले लो ना, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। क्यों यहां से पूछेगा, क्योंकि डेटा ये है, कंटेंट ये है मेरे भाई। दिक्कत क्या आती है, हम चीजों को समझते नहीं है, हम शब्दों को नहीं समझते हैं। बस यहीं पर वो जो है दिमाग लगा जाता है एग्जामिनर, क्योंकि उसे पता है बच्चे इतनी डीपली पढ़ेंगे नहीं। और आजकल तो वैसे ही स्टडी के नाम पर भाई क्या तो मैं बताऊं भाई, एआई जैसे चैनल चल रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ व्यूज पाने के लिए क्या क्या पता नहीं परोस देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी वीडियोस होती है, लेकिन यकीन मानिएगा उनके अंदर उतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो आपकी एनसीईआरटी के पूरे कंप्लीट चैप्टर में मिलेगी मेरे भाई। एआई क्या करता है, जो एक पूरा चैप्टर है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चैप्टर है इतिहास का, इतिहास की 6th क्लास का चैप्टर किसी ने पढ़ा है, क्या नाम है बताएगा कोई, मैं बता देता हूं, चलो आपने नहीं पढ़ा होगा, कब क्यों और कैसे, कब क्यों और कैसे। ये टॉपिक्स भी मैं करवाना चाहता था, बट यहां पर कोई पढ़ने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं तो एनसीईआरटी डिटेल से करवाना चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन यहां पे जो है एचएसएससी के इतने बच्चे जो है डीपली पढ़ते नहीं है। और सही बताऊं तो एचएसएससी में मात्र 15 मार्क्स की जो है इंडिया जीके आती है, तो उसके लिए इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी भी नहीं है। फिर भी मैं जो है यही चाहता हूं कि भाई अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है एचएसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे होगे, आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे होगे, आप DSSS की भी तैयारी कर रहे होगे, या फिर आप पीसीएस यानी कि स्टेट पीसीएस जो एचसीएस की पोस्ट आती है उनके लिए तैयारी करोगे, उनके लिए आपको डिटेल से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप जज नहीं कर सकते कि मैं सारे क्वेश्चन हल सोल्व कर पाऊंगा मेरे भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं हर शब्द को आपको समझना जरूरी है, और उनका बेस बनता है एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक क्लास मेरे भाई। और मैं एक दिन ये शुरू भी करूंगा मेरे भाई। अभी यकीन मानिएगा मैं अकेला काम कर रहा हूं, जो पूरी टीम काम करती है ना 5-6 बंदे की मिलकर, कोई पीडीएफ बनाता है, कोई कंटेंट क्रिएशन करता है, कोई उसके अंदर जो है भाई ग्राफ वगैरह डालता है, पीडीएफ में जान डालता है। तो मैं ये चीजें नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये सारे काम मैं अकेला बैठ के करता हूं। मैं यकीन मानिएगा 12 से 14 घंटे जो है मेरे को ये काम करने में लग जाता है, और फिर भी मैं हार नहीं मान रहा। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बड़ाई करो, मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं ना आपके साथ, तो डेफिनेटली आपको भी मेहनत करनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे ही आपका सिलेक्शन होगा, इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यकीन मानिएगा मेरे भाई। एक बच्चे का एग्जांपल दे देता हूं, यहां से आपको कुछ समझ आएगा, थोड़ा सा बताना भी आपको जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का एक बच्चा है जिसको मैं जानता हूं, कितने मार्क्स है उसके, चलो मान लेते हैं आपके मार्क्स कितने होंगे, 55 होंगे। चलिए मान लेते हैं, छोड़ो आपके मार्क्स 55 भी नहीं है, आपके मार्क्स 60 है। चलिए छोड़ो 60 भी नहीं है, आपके मार्क्स कर देते हैं 65 प्लस मार्क्स हैं आपके। हो जाएगा क्या सिलेक्शन? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? एक पर्सनल बंदे को जानता हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो बच्चा है, कितने मार्क्स है उसके? 76 मार्क्स है मेरे भाई, 76 मार्क्स। ले लो, कहां सिलेक्शन लोगे? ले लो, कर लो, इस बच्चे का मुकाबला कर लोगे मेरे भाई। क्योंकि इसने कहां पर तैयारी की थी? इसने प्री के अंदर तैयारी की थी, प्री यानी कि जो सीईटी प्री हुआ था ना, वहां पर इस बच्चे ने तैयारी की थी। अब इसको सिर्फ क्या काम करना है? अब इसको सिर्फ पॉलिश का काम करना है मेरे भाई। अब इसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल से ये पढ़ चुका है पिछले 2.5 साल में। लेकिन अब सिर्फ ये पॉलिश का काम करेगा। अब दोबारा इसको 76 ना भी आएगा तो 72-73 आएगी ना, तो भी काम इसका चल जाएगा मेरे भाई। आ गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नाम। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नाम किनका नहीं आया? ना 60 वालों का ना आया, ना 65 वालों का आया, ना 70 वालों का आया, 71 वालों का नाम आया भाई। तो ऐसे चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तब आप सेफ मोड में आ सकते हो। अदरवाइज तो भाई ऐसे ही लोग जो घूम रहे हैं ना, सोच रहे हैं फार्म भर दूंगा लग जाऊंगा, 2 महीने पढ़ दूंगा यूट्यूब पे तो लग जाऊंगा। तो ईमानदारी से कहता हूं, बुरा लगे या आपको ना लगे, आई डोंट केयर, यकीन से बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप गलत दिशा में जा रहे हो मेरे भाई। प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा, किताबों को आपको समय देना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक बात हमारी बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहां पे मैंने जो फैक्ट्स लिखे हैं ना, ये फैक्ट्स क्यों लिखे हैं? वैसे तो मिट्टियों का टॉपिक यहीं पे कवर हो गया मेरे भाई, ठीक है, यहीं पे टॉपिक कवर हो गया। लेकिन ये जो चीजें मैंने लिखी है, ये क्यों लिखी है? ये चीजें मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं ना, कौन से? एसएससी, सीजीएल, रेलवे, DSSS,
इनके अंदर डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फैक्चुअल डाटा ले आया हूं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई बताइए कौन सी मिट्टी में जो है कौन सा तत्व की जो है कमी पाई जाती है। तो सामान्य कमी की बात करूं तो भारत की लगभग सभी मिट्टियों में मुख्य रूप से क्या कम पाया जाता है, नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो जो नॉर्मली जो कमी पाई जाती है ना, वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। अपवाद की बात करूं तो केवल एक मिट्टी ऐसी है जिसको पीठमय मृदा बोला जाता है, जहां जैविक पदार्थों की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जैविक यानी कि ह्यूमस की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक आगे चलते हैं। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की बात कर लेते हैं। अम्लीय इंग्लिश में एसिडिक बोलते हैं और क्षारीय को इंग्लिश में जो है एल्कलाइन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जहां भारी वर्षा होती है जैसे लेटराइट मिट्टी, वहां मिट्टी अम्लीय हो जाती है, इसके सुधार के लिए चूना मिलाया जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए अम्लीय मिट्टी को, मतलब कि मिट्टी में जो है अम्लीय को कम करने के लिए जो है मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, तो मिट्टी में जो है चूना मिलाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। एल्कलाइन की बात करूं यानी क्षारीय मिट्टी की बात करूं तो जहां सिंचाई बहुत अधिक और वर्षा कम होती है, मतलब सिंचाई बहुत अधिक होती है, यानी कि ये एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, यहां पे जो है सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, सिंचाई ज्यादा होती है, लेकिन जो वर्षा है, वर्षा यहां पे लिखी है ना, कहां पे, ये रहा, वर्षा कम होती है, वर्षा जो है ये वर्षा कम होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा अपना, इसकी लवण मृदा, वहां मिट्टी क्षारीय हो जाती है, इसके सुधार के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जो है मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, तो मिट्टी में जो है जिप्सम को जो है मिलाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं। मृदा परिच्छेदिका की परतें की बात कर लेते हैं। अब यहां पे क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी मिट्टी को 3 मुख्य परतों में बांटती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो मुख्य परत होती है ना मिट्टी की, वो तीन परतों में उसको बांटा गया। अब जो मिट्टी की परत होती है ना, थोड़ा सा बता देता हूं। मिट्टी की जो परत होती है मेरे भाई, ये जो परत होती है ना, इसको बनने में 1 दिन नहीं लगता, ना तो 1 दिन लगता, ना 1 महीना लगता, ना 1 साल लगता, इसको सदियां लग जाती है मेरे भाई, ठीक है। मान सकते हो आप 1 सदी 2 सदी सदियां लग जाती है मिट्टी की परतें बनने में, तब जाके मिट्टी की परत बनती है मेरे भाई, ठीक है। तो संस्तर क्या है, यानी कि ओरिजिन ए, ओरिजिन बी और ओरिजिन सी, 3 संस्तरों में जो है मिट्टी की परतों को बांटा है एनसीईआरटी ने भाई। सबसे ऊपरी परत जिसमें जैव पदार्थ और खनिजों का मिश्रण होता है, पौधों की वृद्धि के लिए यही होती है मेरे भाई, ठीक है। ओरिजिन बी की बात करूं तो यह कै और गै के बीच की परत होती है, यानी कि ए और सी के बीच की परत होती है, इसमें ऊपर से बहकर आए हुए खनिज जमा होती है मेरे भाई, ठीक है। ओरिजिन सी की बात करूं तो यह ढीली चट्टान की परत है, जिसमें अंततः मिट्टी का जो है निर्माण होता है मेरे भाई, ठीक है। मृदा संरक्षण की प्रमुख तकनीकें एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। समुच्चय रेखा जुताई के बारे में अभी ऊपर बता के आया हूं। पहाड़ी ढालों पर जल के बहाव को रोकने के लिए ढाल के विपरीत जो है जुताई की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे, बताइए पहाड़ी ढालों पर जल के बहाव को रोकने के लिए ढाल के विपरीत जुताई करना निम्नलिखित में से कौन सी कृषि कहा जाता है, तो समुच्चय रेखा जुताई जो है इसको बोला जाता है। वेदिका कृषि की बात करूं तो पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना ताकि मिट्टी का जो है कटाव कम हो सके, इसको वेदिका कृषि बोला जाता है। रक्षक मेखला कृषि शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति रोकने के लिए खेतों के किनारे कतारों में जो है पेड़ लगाना। आपने देखा होगा जो खेत होते हैं, खेतों में जो है पेड़ लगाए जाते हैं एक लाइन में, ये अपने हरियाणा में भी है, ठीक है, आपने देखे होंगे। इसको पेड़ों को लाइन में क्यों लगाया जाता है, इन पेड़ों को जो है क्यों लगाया जाता है, ताकि जो है किसका कम हो सके, पवन की गति को रोकने के लिए। पवन यानी कि हवा की गति को रोकने के लिए, हवा की गति को रोकने के लिए। हवा से भी मिट्टी का अपरदन होता है भाई, कैसे होता है आप देखते हो। अभी जो है मई जून जो 2 महीने चलेंगे ना, क्या चलेंगी, तेज हवा भरी आंधी चलेगी, ठीक है, तेज हवा आंधी चलेगी, ठीक है, हवा आंधी चलेगी। अब ये आंधी क्या करती है भाई, बारिश तो आती नहीं है, हालांकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, लेकिन हवा आंधी चलती है, इससे हमें नुकसान होता है भाई, घर की जो है साफ सफाई करनी पड़ती है। तो तेज हवा आंधी क्या करती है, अपने साथ मिट्टी उड़ा कर ले जाती है, इसी को जो है हवा अपर्दन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मल्च बनाना, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जो है खाली जमीन को पुआल या घास फूस से जो है ढक देना, इसको क्या बोलते हैं, मल्च बनाना जो है इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ विशेष शब्दावली को भी यहां पर देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए कुछ विशेष शब्दावली को यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा गया, केशिका प्रक्रिया, यह वह प्रक्रिया है जिसके कारण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में जमीन के नीचे का नमक सतह पर आ जाता है और रेह या ऊसर का जो है निर्माण होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखनी है, ये फैक्चुअल डाटा है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। कंकड़ की बात करें तो पुरानी जलोढ़ बांगर में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के जो ग्रंथित जमा होता है उसको क्या बोलता है,
कंकड़ बोला जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्थान की बात करूं तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा गया है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। वैसे ये हरियाणा जीके में मैंने बहुत बार करवाया, आपने देखा होगा, हरियाणा के करनाल में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो CSSIR जो है ये संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर अवस्थित है, हरियाणा के करनाल में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1969 को हिसार में हुई थी भाई, सबसे पहले याद रखना। इसके बाद इसको करनाल ट्रांसफर किया गया था। कब किया गया था, अक्टूबर 1969 में जो है इसको करनाल ट्रांसफर कर दिया गया था मेरे भाई। मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के अधीन लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के सुधार तथा प्रबंधन पर जो है काम करता है। और यहां पर जो है हमारा मिट्टी का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और रहेगी यार, आपको बताया था मिट्टी, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। क्या बताया था मैंने, हरियाणा की मिट्टियों के बारे में कहा था ना, बताने के बारे में, हरियाणा की मिट्टी, चलिए बता देता हूं, कोई नहीं, 2 मिनट और लगेगी यार, चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे भारत की मिट्टी को आईकार ने, भारत की मिट्टी को आईकार ने 8 भागों में बांटा है, बांटा। ठीक है, बांटा। उसी तरह अगर मैं कहूं भाई हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो हरियाणा की मिट्टी को भाई 6 भागों में बांटा है भाई मेरे भाई। ठीक है, और किसने बांटा है, डॉक्टर जसवीर ने बांटा है। ठीक है, डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। ठीक है मेरे भाई, तो 6 भाग कौन कौन से होंगे, चलिए वो भी आपको बता देता हूं कौन कौन सा होगा। पहले होगा अति हल्की मृदा होगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, हल्की मृदा, तीसरे नंबर क्या होगा, मध्य मृदा, चौथे नंबर पर क्या होगा, सामान्य भारी मृदा, पांचवें नंबर पर क्या होगा, भारी तथा बहुत भारी मृदा, बहुत भारी मृदा। और छठे नंबर पर क्या होगा, छठे नंबर पर कौन सा था मेरे भाई, हाँ छठे नंबर पर था शिवालिक गिरिपादीय व चट्टानी मृदा मेरे भाई। ठीक है, गिरिपादीय चट्टानी मृदा मेरे भाई। ठीक है, तो ये 6 भागों में जो है हरियाणा की मिट्टी को बांटा गया है। और यहां पे जो है हमारा मेरे भाई चैप्टर कंप्लीट होता है मृदा। ठीक है मेरे भाई, और यकीन मानिएगा दोस्तों, ऐसे आप तैयारी करेंगे तो ही आपका तैयारी करने का फायदा है। अदरवाइज जितनी पोस्ट है ना, उतने बच्चे इजीली है मेरे भाई सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, ऐसे तैयारी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि इतनी सी तैयारी करवाने में देखो 33 मिनट हो गए हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो अलग। यकीन मानिएगा जो कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप बस अपना जो है सजेशन दीजिएगा। आई नो ये मेथड जो है बोरिंग है, मुझे खुद को पता है ये मेथड बोरिंग है मेरे भाई, क्योंकि मैं भी यहां से गुजर चुका हूं। लेकिन यकीन मानिएगा, जो एक शब्द आपने सुना होगा सटीक, सटीक शब्द सुना है, यही वो तरीका है। ये तरीका जो बोर है ना, यही तरीका भी सटीक है मेरे भाई। सटीक यानी कि जो बिल्कुल तीर निशाने पर लगेगा ना, ये वही तीर है मेरे भाई। आई बात समझ में मेरे भाई? तो ये चीज आप याद रखना, जो चीज बोरिंग है ना वही चीज सटीक है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, आपको समझ आएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। मृदा निर्माण में ह्यूमस की मात्रा को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो मृदा निर्माण, जब मिट्टी का निर्माण होता है उस समय ह्यूमस क्या होता है, जैविक जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को प्रभावित सबसे ज्यादा कौन करता है? मूल चट्टान नहीं करती, समय नहीं करता, जलवायु बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे करता है तो यहां से देख लेते हैं।
मिट्टी में जैविक पदार्थों, पेड़ पौधे और जीवों के सड़े गले अंश के सड़ने की दर पूरी तरह से तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु में बैक्टीरिया तेजी से काम करते हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों में यह प्रक्रिया धीमी होती है मेरे भाई। ठीक है, तो उसके बाद महत्व की बात करूं तो जलवायु ही यह तय करती है कि मिट्टी में नमी कितनी होगी और उसमें पोषक तत्वों का क्षरण जो है कितना होगा। यानी कि जो जलवायु है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई मिट्टी में जो जलवायु, अब जाहिर सी बात है हवा चलेगी तो वो अपने साथ नमी को भी तो उड़ा कर ले जाएगी ना, तो उससे ड्राई हो जाएगी मिट्टी, और यही तय करती है कि पोषक तत्व जो है कितनों का क्षरण पोषक तत्वों का जो है किस लेवल पर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है जलवायु हो जाएगा। मृदा निर्माण में जो है ह्यूमस की मात्रा को सबसे अधिक प्रभावित जो है कौन करता है, तो जलवायु करता है। यहां पे मूल चट्टान दिया गया है, तो मूल चट्टान क्या करता है, तो ये भी करता है, ये मिट्टी के रंग, संरचना और खनिज के गुणों को निर्धारित करती है। याद रखना, मूल चट्टान क्या करती है, तो मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, संरचना और खनिज गुणों को जो है निर्धारित करती है मेरे भाई। समय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यह मिट्टी की परत की मोटाई को निर्धारित करती है। समय तो बहुत बलवान चीज है मेरे भाई, समय ही है जो हर चीज को कंट्रोल करता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के समय की जो कीमत समझेगा ना, जो बच्चा आज के समय की कीमत समझेगा वही इन फ्यूचर में जो है भाई अपने मनपसंद का जो जीवन है वो एक्सपेंड कर सकता है, जी सकता है मेरे भाई। अगर आज जो समय की डिमांड है ना, समय की कीमत आज नहीं समझोगे तो यकीन मानिएगा एक समय पर समय भी जो है आपकी कीमत समझना बंद कर देगा मेरे भाई। ठीक है, तो जलवायु के बारे में हम देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई के गुण के लिए जानी जाती है। ऊपर हम देख के आए थे काली मिट्टी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। दक्कन के पठार में जो है दक्कन के पठार में लावा के निर्माण से जो है इसकी मिट्टी का निर्माण हुआ है। यहां से देख लेते हैं, काली मिट्टी में गीली होने पर फूलने और सूखने पर सिकुड़ने का विशेष गुण होता है। गर्मी के मौसम में सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। फायदा क्या है, इन दरारों के कारण हवा मिट्टी के काफी अंदर तक पहुंच जाती है। मतलब जो दरार पड़ जाती है ना मिट्टी में, गर्मी के अंदर पड़ती है, तो इस दरार के कारण जो है हवा जो है मिट्टी के काफी अंदर तक पहुंच जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि खेत की जुताई अपने आप हो गई। इसे रेगूर या कपास की मिट्टी भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं, जो भाई उत्तर भारत की जो नदियां, बड़ी बड़ी नदियां हैं, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र होगी, ये अपने साथ जो है नई मिट्टी बहाकर लेकर आती है, जिनसे जो है जलोढ़ मृदा बनती है मेरे भाई। और जलोढ़ मृदा क्या होती है, ये सबसे उपजाऊ होती है मेरे भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ये उपजाऊ होती है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ये लाल मृदा, यहां पे लाल मृदा किससे बनती है, तो ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से बनती है। ठीक है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बनती है। ठीक है, उसके बाद लेटराइट मृदा लिखी गई है, तो ये तो हम पढ़ के आए हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग से बनती है मेरे भाई। ठीक है, क्षेत्रों में मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं मेरे भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे भाई, मृदा के निक्षालन से बनी मिट्टी जो काजू और बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है वह कौन सी है। तो हम देख के आए थे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी होगी, शुष्क मिट्टी तो नहीं होगी, पीठ मृदा भी नहीं होगी, लेटराइट मिट्टी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं मेरे भाई, कहां गई ये रही। निक्षालन की बात करूं तो लीचिंग, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं। भारी वर्षा के कारण जब मिट्टी के पोषक तत्व चूना और सिलिका पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, ऊपर केवल लोहा और एल्यूमिनियम बचता है, तो उसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं मेरे भाई। उपयोग की बात करूं तो उर्वरकों के उपयोग के साथ इस मिट्टी में काजू, चाय, कॉफी और रबर की अच्छी खेती होती है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, मेघालय की पहाड़ियों पर जो है मिलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद शुष्क मृदा की बात करूं तो ये कहां पर है, तो ये मिट्टी जो है शुष्क मृदा कहां पर मिलती है, राजस्थान के एरिया में जो है ये मिलती है मेरे भाई। ठीक है, इसमें नमक की मात्रा जो है बहुत अधिक और ह्यूमस जो है इसके अंदर कम होता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, नमक ज्यादा और ह्यूमस कम होता है मेरे भाई। ठीक है,
ह्यूमस इसके अंदर कम होता है। पीठमय मृदा के बारे में बता चुका हूं, यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मिलती है। और वन मृदा के बारे में बता चुका हूं, पहाड़ी ढालों पर मिलती है, पहाड़ी ढलानों पर मिलती है। आई बात यहां तक समझ में। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि रेह और ऊसर भारत की किस मिट्टी के स्थानीय नाम है। तो अभी हम देख के आए हैं रेह और ऊसर जो है भारत की किस मिट्टी के स्थानीय नाम है, तो ये लवण मृदा के जो है स्थानीय नाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी की सतह पर सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लवण जो है जमा हो जाते हैं। विशेषता यह मिट्टी बंजर होती है और इसमें वनस्पतियां नहीं उगती। उत्तर भारत, यूपी, पंजाब के किसान इसे स्थानीय भाषा में रे, ऊसर या फिर कल्लर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, यहां पे ये क्या बोल रहा है, यूपी पंजाब के जो किसान है ना, स्थानीय भाषा में इसको रे, ऊसर और कल्लर बोलते हैं। यहां पे कुछ और चीजें दी गई है, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, काली मृदा दी गई है ना, तो काली मृदा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला जाता है मेरे भाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चेनरोजम बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, चेनरोजम जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, जलोड़ को क्या बोला जाता है, यहां पे जलोड़ भी लिखा गया है। इसको क्या बोला जाता है, तो पंजाब में इसको दोमट बोला जाता है मेरे भाई, याद रखना। दोमट कैसे लिखेंगे, दोमट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। अच्छा ये चीज और याद रखना, शुष्क मृदा को क्या बोला जाता है, शुष्क मृदा को अरेड सोइल भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये डिटेल से अगर ये सारी मिट्टियां वगैरह आपको पढ़नी है ना, तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा पुलिस में एक सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसको मैंने डिटेल से करवाया मेरे भाई। इस सब्जेक्ट को मैंने डिटेल से करवाया, 27 लेक्चर के अंदर जो है मैंने डिटेल से करवाया है। इसके अंदर एग्रीकल्चर को अलग रखा है और एनिमल को अलग रखा है। तो इस सीरीज को आप देख लेना कंप्लीट, जो है उससे बाहर आपकी चीजें नहीं जाएंगी। पहले मैंने सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करवा दिया है 27 लेक्चर के अंदर। अब जो आपकी अभी आपका क्या चल रहा है, पीएमटी चल रहा है, इसके बाद पीएचटी चलेगा। जैसे ही आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी ना, इन्हीं 27 लेक्चर पर आधारित मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। यकीन मानिएगा ऐसी तैयारी आपने पेड में नहीं की होगी जितनी मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। और अभी ये रनिंग में है, खत्म नहीं हुआ। इसका एंड कब होगा, इसका एंड तभी होगा जब आपका हरियाणा पुलिस का पेपर हो लेगा और ग्रुप डी का पेपर हो लेगा। इस सीरीज को मैं तभी खत्म करूंगा मेरे भाई, अदरवाइज ये चलती रहेगी। जैसे सदा नीरा अपनी नदी होती है ना, वैसे ही ये अपनी जो प्लेलिस्ट है ये सदा नीरा है मेरे भाई। आई बात समझ में। आप खुद देख रहे होंगे, जो बच्चे काफी टाइम से जुड़े हुए ना, तो वो उनको पता भी है ये चीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मेरे भाई, भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो मृदा अपरदन है, जो चंबल घाटी में खड्डों का निर्माण करती है, इसके बारे में आपको डिटेल से बता के आया था। अपरदन भी मैंने आपको बताया था ऊपर, और संरक्षण भी बताया था। तो आप जानते हैं भाई, भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण पवन अपरदन नहीं है, चद्दर अपरदन नहीं है, अवनालिका अपरदन बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। क्यों करेक्ट हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैली इरोजन, जब भारी वर्षा का पानी मिट्टी को गहरी नालियों के रूप में काट देता है तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अवनालिका अपरदन बोला जाता है। चंबल के बीहड़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी अभी मैंने आपको बताया था कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है। एमपी के इंदौर जिले से निकलती है। इंदौर जिले से कहां से निकलती है, इंदौर जिले के महू से निकलती है। महू में कहां से निकलती है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, अपरदन के कारण जमीन के काट काट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है, जिसे उत्कात भूमि यानी कि बैडलैंड टोपोग्राफी या फिर खड इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं मेरे भाई, 1 सेकंड कहां गया, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो भारत में तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं मेरे भाई। और अगर आपसे हरियाणा पूछ ले तो डॉक्टर जसवीर कहेगा वो, ठीक है ना, याद रखना। हरियाणा में डॉक्टर जसवीर के कारण जो है कितनी मिट्टियां पाई जाती है, तो हरियाणा में 6 प्रकार की जो है मिट्टियां पाई जाती है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 8 प्रकार की कौन सी मिट्टियां पाई जाती है नीचे लिखा है मैंने, आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी 6 प्रकार की मिट्टियां बताई थी ना, ऐसे ही आपको भारत की 8 प्रकार की मिट्टियां याद रखनी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर अवस्थित है, हरियाणा के करनाल में अवस्थित है। कब स्थापना हुई थी, 1 मार्च 1969 को हिसार में स्थापना हुई थी, बाद में अक्टूबर 1969 को इसको करनाल में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। भारत की मिट्टियों को उनकी उत्पत्ति, रंग, संरचना और अवस्थिति के आधार पर 8 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। 8 निम्न प्रकार है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल और पीली मृदा है, लेटराइट मृदा है, शुष्क मरुस्थलीय मृदा है, लवण मृदा है, पीठमय जैव मृदा है, वन मृदा है। ये 8 प्रकार है मेरे भाई, सारे आपको याद रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले याद रखना, भारत में जो मिट्टी का प्रकार है ना, सबसे ज्यादा जो है 40% जो मृदा पाई जाती है वो भारत में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो कितने मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहां पे देख लेते हैं। आईकार ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार, एरिया और कृषि में महत्व की दृष्टि से 4 प्रमुख मिट्टी वर्ग सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माने जाते हैं। ये भारत के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं और कृषि उत्पादन में सबसे जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं। 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, तो यहां से देख लो भाई। पहले नंबर पर है जलोढ़ मृदा, ठीक है। 40% भाग पर जो है ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के लगभग 40% भाग पर विस्तृत और सबसे उपजाऊ मैदान भी इसी को बोला जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर लाल और पीली मृदा है। ये मैंने आपको सबसे जो है फ्रंट में बताया था जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे ना, जो अवरोही क्रम मैंने आपको बताया था, अवरोही क्रम यहां पे मैंने आपको बताया था ना, अवरोही क्रम क्या बोलते हैं, घटते क्रम, घटते क्रम। पहले नंबर पर क्या आएगी, पहले नंबर पर आएगी जलोढ़ आएगी, दूसरे नंबर पर लाल और पीली मृदा आएगी, तीसरे नंबर पर काली आएगी और चौथे नंबर पर लेटराइट आएगी। लाल और पीली मृदा की बात करूं तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है। काली मृदा की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, रेगूर मृदा इसको बोला जाता है। लेटराइट मृदा की बात करूं तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो अभी बात करके आए हैं, लाल मिट्टी नहीं है, पहले नंबर पर काली मिट्टी नहीं है, दूसरे नंबर पर जो है लाल मिट्टी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, लाल और पीली मिट्टी थी ना, ठीक है। पहले नंबर पर जलोढ़ मृदा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को जो है कवर करती है मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। याद रखना पोषक तत्व तो इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज व दलहन फसलों के लिए खेती के लिए आदर्श बनाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो वही जो अभी मैंने बताया था, क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर कौन सी आती है, जलोढ़ आती है, ठीक है। कितने प्रतिशत है ये, 40% है मेरे भाई, ठीक है, ये 40% हो जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या आएगी, दूसरे नंबर पर लाल मृदा आएगी, तीसरे नंबर पर काली आएगी और चौथे नंबर पर लेटराइट आएगी। ऐसे ही आप क्रम वाइज कर लेंगे अवरोही। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर लिखा है क्या, ये लिखा है, ये देखो परसेंटेज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जलोढ़ मृदा कितनी है, 40 से 43% है, पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर लाल और पीली मृदा आती है, लगभग 18% भाग पर ये पाई जाती है। तीसरे नंबर पर काली मृदा आती है, 15% भाग पर ये पाई जाती है। और चौथे नंबर पर लेटराइट मृदा आती है, जो कि 3.7% भाग पर ये पाई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो जलोढ़ नदियों द्वारा लाए गए निष्पेकों से बनी है, जो उत्तर भारत के मैदानों में
फैली है मेरे भाई। लाल की बात करूं तो यह दक्कन के पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों के टूटने से बनी है। काली मृदा की बात करूं तो लावा चट्टानों के टूटने से बनी है और महाराष्ट्र व गुजरात में प्रमुखता से ये पाई जाती है। लेटराइट की बात करूं तो यह तीव्र निक्षालन लीचिंग की प्रक्रिया से बनी है और पहाड़ी क्षेत्रों के शिखर पर यह पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 बोल रहा है मेरे भाई, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा भाई? इसका प्रमुख कारण हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? जलवायु एवं संरचना की विधि। नहीं, ये तो नहीं होगा। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। आप सभी जानते हैं भाई, भारत जो है भारत का जो बड़ा क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इसका कारण क्या है? अलग अलग मिट्टी पाने का कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना इसका कारण है? नहीं। संरचना एवं उच्चावच इसकी विविधता है? नहीं। जलवायु एवं उच्चावच इसकी विविधता है? नहीं। जलवायु, संरचना एवं उच्चावच इसकी विविधता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृदा निर्माण के कारक, मिट्टी के निर्माण और उसकी विशेषताओं को निर्धारित करने में कई भौतिक और पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में ये कारक क्षेत्र दर क्षेत्र बदलते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही ये कारक जो है बदलते रहते हैं। जलवायु, वर्षा और तापमान मिट्टी के अपक्षय की दर और ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी बनती है मेरे भाई। ठीक है, संरचना, मूल चट्टान की बात करूं तो मिट्टी का रंग और खनिज संरचना मूल चट्टान पर निर्भर करती है। ऊपर मैंने बताया था जिससे वह बनी है, जैसे दक्कन के बेसाल्ट चट्टानों में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यहां से उच्चावच पढ़ लेना और यहां से आप निष्कर्ष पढ़ लेना, ये कंप्लीट मिट्टी आपकी यहां से कवर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं मेरे भाई, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं उत्कृष्ट मिट्टी एक ही है। एक ही मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल से यहां पे दिया गया है, इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एक नवीन जलोढ़ थी, एक पुरानी जलोढ़ थी। नवीन, एक पुरानी। पुरानी, नवीन जलोढ़ ना। ठीक है, ठीक है। नवीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है मेरे भाई? कोई बता सकता है नवीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है। आई बात समझ में? ये ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मिलती है। बांगर कहां पर मिलती है? ऊंचे क्षेत्र। और ये कंकड़ होते हैं मेरे भाई। ठीक है, कंकड़ होते हैं। ये नई एलोविल मिट्टी होती है, जो अपने उपजाऊ मिट्टी होती है। यहीं पर जो है ये नदियां इनको बहाकर लेके आती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खादर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसको बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 बोल रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बी हो जाएगा, बांगर होएगा भाई, खादर नहीं होएगा। पुरानी जलोढ़ पूछा है ना, पुरानी जलोढ़ पूछा है ना, तो बांगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो उत्तरी मैदान जो है आप सभी जानते हैं भाई, जलोढ़ मिट्टी से बना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी डिटेल से आप प्लीज पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है? भारत की मिट्टी टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे भाई। ठीक है, भारत की मिट्टी कंप्लीट होता है। अब मैं इतने विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं कि भारत की मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लगा लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। मोस्टली 90 से 95% जो है यहां पे आपकी भारत की मिट्टी का जो है टॉपिक कवर हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे चलते हुए चलेंगे मेरे भाई, और ऐसे ही आपकी तैयारी को जो है अंतिम रूप देंगे हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के बारे में मेरे भाई। आपको भी पढ़ने में मजा आएगा कि भाई हाँ अब मिला है कुछ ना कुछ दमदार, टक्कर का मिला है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ये वीडियो शेयर मैं करने के लिए क्यों बोलता हूं मेरे भाई? अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है, एक भाई का कमेंट आया था। उसने पता है क्या बोला कमेंट में? भाई ऐसी वीडियो सच में पहली बार देख रहा हूं इतने डिटेल से हरियाणा के लिए। और यकीन मानो कि भाई एक भाई ने मेरे को वो वीडियो शेयर की थी, अगर वो शेयर नहीं करता ना तो मुझे इतनी जो डिटेल और इतना अच्छा डाटा जो है मुझे नहीं मिल पाता मेरे भाई। इसीलिए बोलता हूं आप इस वीडियो को जरूर शेयर किया करो मेरे भाई, ताकि क्या पता किस बच्चे का जो है, किस भाई का जो है भला हो जाए और वो ऐसे ही डेटा की तलाश में हो। इसीलिए बोलता हूं मेरे भाई किसी ना किसी का भला हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचो। यकीन मानिएगा जो आप इस दुनिया को दोगे ना,
जो इस दुनिया में या फिर जो इस प्रकृति में आप दोगे आपको वही मिलेगा और अनंत मिलेगा मेरे भाई। अब आप देख लेना, आपको जो है प्यार देना है, प्यार देना है या फिर क्या बोलते हैं दूसरी को, दुश्मनी या फिर कुछ भी बोल लो यार, जो दोगे ना यकीन मानो आपको पृथ्वी वही, प्रकृति जो है ना वही चीज देगी और अनंत देगी। अगर आप दुनिया को प्यार दोगे ना, दुनिया की जो है सेवा करोगे, लोगों की सेवा करोगे, लोगों की रक्षा करोगे, गर्मियों के टाइम में घर के आगे भाई पानी का घड़ा रख दो, लोगों की पानी, भाई जो पानी होता है ना, पानी सबसे बड़ा पिलाने का जो सेवा होती है ना वो सबसे बड़ी सेवा होती है। तो गर्मियों के मौसम में भाई किसी पासे को, जो मैं नहीं कहता कि भाई रोड पे जाके पानी पिलाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना, आपके घर पे जो लोग आते हैं ना, जैसे कि भाई कोई कोरियर वाला आ गया या फिर कोई सामान देने वाला आ गया, कोई भी जो ऐसे लोग आते हैं ना, उनको सबसे पहले आपको पूछना है कि भैया पानी पियोगे, पानी पिलाना है, उनके पास जो बोतल होगी है उसमें पानी भर के उनको देना है मेरे भाई। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती और इसका फल अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर में लाइफ में आपको जरूर इस सेवा का आपको फल मिलेगा और मैं इसी को सेवा मानता हूं मेरे भाई। बाकी जो ये धर्म है, ठीक है, मंदिर है, मंदिर में पूजा कर ली है, मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा, ये जो मंदिर में जाके आपको पूजा करनी है ना, ये इससे बेहतर ये काम है। भगवान भी ये बोलता है भाई लोगों की सेवा करो। भगवान कहां पर मिलेगा, मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा, लोगों के अंदर भगवान मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है भाई, किसी को बुरा लगा हो तो ठीक है, सॉरी बोलता हूं मैं फिर भी, लेकिन मेरा तो पर्सनल पॉइंट यही है मेरे भाई। आई बात समझ में, भगवान दिखेगा तो इंसान में ही भगवान दिखेगा मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए आज का टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम देते हैं। कल की वीडियो में एक नया और टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए ऐसा ही, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएगी। और अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दिया करो, मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, आई बात समझ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।